हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपने को मैंने लास्ट लेक्चर प्रोवाइड करवाए थे रिलेटिविटी के 2 पार्ट्स में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी बताए हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो आपका था पार्ट 1 रिलेटिविटी का, उसमें आपको बेसिक्स बताया गया था ताकि आप रिलेट कर सकें और आपको ऐसा ना लगे कि हवा में उड़ के चीज़ें कहाँ से आ गई। फिर सेकंड पार्ट में मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताई थी और लास्ट में समराइज किया था कुछ फॉर्मूलाज के साथ। आज हम उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब उन्हीं फॉर्मूला के बेसिस जो मैंने आपको दिए थे 8 फॉर्मूलाज, आपको याद होंगे शायद, उनके ही बेसिस पे आपके जो है क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। बाकी अगर आपने वो नहीं लिखे हैं फॉर्मूलाज तो मैं आपको नहीं, अच्छा मैं नहीं बताऊंगी, मैं देखती हूँ आपको कितना याद रहता है। उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उन वही आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करते हैं, ठीक है गाइस। मैं आपका ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख कर ले आई हूँ। ये रहे आपको क्वेश्चंस, होप आपको ये विजिबल होगा अच्छे से। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा बेहतर विजिबल हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक सेकेंड गाइस, इसमें पेन भी क्यों नहीं आ रहा। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो हाँ देखिए, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको निकालना है रेशियो किसके बीच में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन के मास और उसके रेस्ट मास के बीच में आपको रेशियो निकालना है। कब, अगर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी है 9.5 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास की एनर्जी गिवन है आपको 0.5 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब गाइस इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। एक सेकेंड, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको साथ के साथ क्वेश्चन भी विजिबल रहे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ ना, अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है अपना, वो तभी भी नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा इसको अरेंज करने में। एक्चुअली मुझे लगा था शायद ये पूरा एक बार में आ जाएगा, बट वो आ नहीं रहा है, तो इसको बस अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई होप दैट मच इज इनफ। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम इसको नोट डाउन। ओहो शिट यार, ये तो हट जाएगा ऐसे। एक सेकेंड गाइस। ओके गाइज, अब ये थोड़ा बेहतर अरेंज्ड है तो शायद अब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ, हमें सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किस किस के बीच में हमें रेशियो निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को m से और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप m नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं या m डैश से भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ m डैश से कर देती हूँ डिनोट, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस में m डैश फॉर्मूलाज में m डैश लिखवाया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो आगे क्या लिखा है, उसकी जो मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में दी है रेस्ट मास की एनर्जी। ओके, यहाँ पर नोटिस करना इस पॉइंट को कि इसमें आपको यहाँ पर ये रेस्ट मास नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ ये आपको रेस्ट मास नहीं दिया है, रेस्ट मास की एनर्जी दी है। ये पूरा दिया है यहाँ से लेके, रेस्ट मास की एनर्जी है ये। ठीक है, इसको आप रेस्ट मास से मत कंफ्यूज कर जाना। ठीक है, रेस्ट मास की एनर्जी अलग चीज़ हो गई। रेस्ट मास की एनर्जी से प्रॉपर एनर्जी जो होती है आपकी ना, वो
एम डैश सी स्क्वायर। ये हो गई आपकी रेस्ट मास की एनर्जी और रेस्ट मास हो गया ये एम डैश। ओके, तो चलिए हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता था हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अगर आप में से किसी को याद होगा तो होता है वो एम सी स्क्वायर माइनस एम डैश सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता था हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो हमारे रेस्ट मास की जो एनर्जी है ई डैश, ये हमें कितनी गिवन है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके इक्विवेलेंट होती है एम डैश सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं तो देखिए हम इसको फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं कुछ यहाँ से सॉल्व करके। देखिए हम फॉर्मूला में नहीं पुट कर पाएंगे इसीलिए क्योंकि हमें एम डैश चाहिए। तो एम डैश की अगर हमें रिक्वायरमेंट है, ओके ठीक है फाइन। देखिए आप यहाँ पर ये हमारा पूरा वैल्यू आ गया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, फुल वैल्यू है तो हम फुल वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। हम क्या करेंगे 9.5 इक्वल्स टू एन सी स्क्वायर। अच्छा पॉइंट एक यहाँ नोट करो, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसलिए हमें इसमें यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आ गया 0.5, इसको सॉल्व किया तो आपका एम सी स्क्वायर कितना आ गया 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास है एम डैश सी स्क्वायर 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपके पास है एम सी स्क्वायर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या निकालना है रेशियो, किसके बीच का रेशियो निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अभी हमें नहीं पता है तो हम अगर इन दोनों की एनर्जीज का रेशियो भी तो निकाल सकते हैं ना, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आई है, ये हमारी कितनी होती है एम सी स्क्वायर अपॉन में एम नॉट में डैश सी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब हम सी स्क्वायर ऊपर नीचे सेम है, इसको कट कर सकते हैं। जब इसको कट कर देंगे तो हमारा फाइनली कितना रह जाएगा ई अपॉन में ई डैश इक्वल्स टू एम बाई एम डैश। ठीक है, हमें यही तो लास्ट में कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ई और ई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए अगर हम ई और ई डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ई हमारा कितना है यहाँ पर, ई मतलब ये वाली एन सी स्क्वायर। ठीक है, जो हमारी एक्चुअल वाली थी ये हमारी कितनी आई है 10 अपॉन में ये कितना है हमारा 0.5 इक्वल्स टू एम अपॉन में एम डैश। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा 100, तो आपका रेशियो इन टोटल आ जाएगा 20:1 m/m'। ओके, सो दिस इज योर आंसर। बाकी आप लोग एक बार इसको खुद भी सॉल्व करके देखना। सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको करवा रही हूँ आप खुद भी एक बार ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी मैं ज़रा इरेज कर देती हूँ इसको ताकि फिर हम सेकंड क्वेश्चन कर सकें। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, कर देती हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है, आपको दी गई है एक अपरेंट लेंथ। ठीक है, एक लेंथ दी गई है एक रॉड की, अपरेंट लेंथ ऑफ अ रॉड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विद वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी हमें मिल गई, क्वेश्चन में गिवन है, हमने वेलोसिटी लिख दी। उसके आगे क्या दिखा है इज 1 मीटर। अब ये 1 मीटर दिख गया हमें यहाँ पे, लेकिन ये 1 मीटर है क्या, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा था हमारा अपरेंट लेंथ, ये लिखा था हमारा, ये यहाँ हमारा अपरेंट लेंथ लिखा था। इसको हमने आगे देखा तो ये हमारी कितनी है 1 मीटर है। और निकालना क्या है, लेंथ ऑफ रॉड व्हेन इट इज एट रेस्ट। हमें रेस्ट की जो है लेंथ वो निकालनी है, मतलब एल डैश निकालना है हमें, और अपरेंट लेंथ हमें एल जो है वो गिवन है। तो चलिए अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो एल हमें कितनी गिवन है 1 मीटर। अब अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो मास के फॉर्मूला से अलग होता है। मास का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एम नॉट अपॉन में आपका यहाँ पर लॉरेंट्ज वेक्टर। ठीक है, या फिर टाइम का भी आपका सेम यही था डेल टी के साथ अपॉन में लॉरेंट्ज वेक्टर। लेकिन लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ में होता था हमारा एल डैश
यहाँ पे नॉट की जगह आप डैश भी लगा सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ बोल देती हूँ क्योंकि मैंने आपको डैश लेके पढ़ाया है एंड इसके क्वेश्चंस में आपको शायद एम नॉट मिल सकता है लिखा हुआ, ठीक है। एम डैश लिख दीजिए, आप चाहें तो एल नॉट लिख दीजिए। यही हमारा क्या होता है, रेस्ट लेंथ, लेंथ व्हेन द थिंग इज एट रेस्ट, ठीक है। ये कितनी है हमारी, ये हमें फाइंड करनी है। निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, और अपरेंट लेंथ अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मतलब अपॉन में लॉरेंस फैक्टर होता है। इसको लॉरेंस फैक्टर हमारा हम इससे डिनोट करते हैं। अब इस एल को मैंने अपरेंट लेंथ क्यों बोला बताइए, मैंने अपरेंट लेंथ को एल क्यों लिखा। देखिए ये हमारी रेस्ट लेंथ, मतलब अगर हमारा कोई भी चीज़ रॉकेट में है या कहीं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वहाँ पर ये हमारा स्टैटिक है एक जगह से, तो वो हमारा रेस्ट है। लेकिन इसको जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है कहीं से, तो या तो ये आएगी ऑब्जर्वर की लेंथ, या अगर आप एक चीज़ यहाँ रखी है, आप उसको यहाँ से देखते हैं और ये आपको छोटी बड़ी दिखती है, तो आपको ये रियल तो नहीं दिख रही है ना, रियल तो नहीं दिख रही है, तो कैसी दिख रही है, अपरेंट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपरेंट लेंथ। तो चलिए जो हमें वैल्यूज़ गिवन है हम उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी की जगह क्या है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 8 नहीं सॉरी 8, ठीक है। अब वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 दोबारा आ जाएगा। डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू आप सबको पता होगी क्या होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड है, तो सेम हमारी यूनिट है, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएगा आपस में। इसको अगर आप कट करेंगे तो ये 3 1 जा और ये आ जाएगा आपका 0.6, सिमिलरली यहाँ पर भी आप कट करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्या आपका 0.6, ठीक है। ये भी आपका कट होके आ गया 0.6, और आपका ये 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 ये ऊपर नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो गया। फाइनली आपका ये सॉल्व कर कर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 आपका कितना आ जाएगा 0.36। डिवाइड में आपका कुछ रहा नहीं रहा तो रह गया कितना 1। अब आप अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 में से 0.36 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.64। इसका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा ये आपका 0.8, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर इतना, आप इसका जो है आपकी ये रॉड ऑफ लेंथ आ जाएगी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 10/8 और फिर इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसकी आपकी जो आ जाएगी रेस्ट लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, ठीक है। तो समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट करा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ आपको किस तरह से हम कैलकुलेट करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना या टेलीग्राम में पूछना। और गाइस ऐसा हो सकता है कि मैं आपके आंसर्स एक दिन में ना दे पाऊँ, 1 या 2 दिन का टाइम लग जाए, तो बी पेशेंट, क्योंकि कई बार होता है कि आपका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो जाता है ना, तो आप नहीं सारे सवालों के जवाब दे पाते हैं। तो स्टिल आई विल ट्राई टू आंसर एज मैनी क्वेश्चन एज आई कैन, तो प्लीज़ कीप आस्किंग। और मैं जब भी बैठती हूँ तो मैं आपका आंसरिंग ज़रूर कर देती हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन कई बार होता है ना इतना बिजी शेड्यूल होता है कि कर ही नहीं पाते हूँ। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है लेंथ ऑफ 70 मीटर स्पेसशिप। एक स्पेसशिप है उसकी लेंथ है 70 मीटर, ऑब्जर्व 50 मीटर बाई ए ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अब आपको यहाँ क्या दे दिया, एक ऑब्जर्वर है उससे हमें 50 मीटर नापा गया है। और सबसे बड़ी पहली बात किसकी हो रही है, लेंथ की, मास की बात नहीं हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। वेलोसिटी आपको स्पेसशिप की निकालनी है कि आपकी स्पेसशिप की वेलोसिटी कितनी होगी। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर देते हैं कि हमारी क्या वैल्यूज़ होने वाली हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर पेन। तो सबसे पहले हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्पेसशिप कितनी है,
मतलब अगर आपकी स्पेसशिप की ही लेंथ की बात हो रही है, ये आपकी ओरिजिनल चीज़ की बात हो रही है, तो ये आपका कितना हो गया एल डैश, इसको हम बोलेंगे, और ये कितना है 70 मीटर। उसके बाद बोला गया है ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई दूसरा बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको एक्चुअल तो मिल ही नहीं सकता रियल, उसको क्या मिलता है अपरेंट, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और ये कितना हो जाता है 50 मीटर। अच्छा गाइस, मुझे पता है इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जो ऑब्जर्वर ऑन अर्थ होता है उसको हम ओरिजिनल मानते हैं और स्पेसशिप को हम एल डैश मानते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपका इस तरह से ही है रिलेटिविटी में, ठीक है। आपका जहाँ है, आपका एक्चुअल में जहाँ चीज़ मौजूद है वो है आपकी स्पेसशिप, और जहाँ पर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है आपकी लेंथ। ओके, तो चलिए इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। इसको अभी हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमारा जो अभी फॉर्मूला हमने देखा था क्या था, उसमें एल डैश इक्वल्स टू एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, एल डैश 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू एल, ऐसे लिख सकते हो। कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको इधर यहाँ ला के मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू एल अपॉन में एल डैश, ये एल डैश यहाँ नीचे ला सकते हो। अब आप पूछोगे क्यों लाई, रीज़न सिंपल है, हमें एल भी गिवन है, एल डैश भी गिवन है, वी निकालना है, तो जो हमें गिवन है उनको हम एक तरफ कर देते हैं और जो नहीं गिवन है उन्हें हम एक तरफ कर देते हैं। तो चलिए अब हमें इतनी वैल्यूज़ पता चल गई, अब यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब सी हमें एक वैल्यू नहीं पता है, पर सी हमें पता है क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, जो हमारी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम ये स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है, तब क्या होती है, हमेशा यही होती है। अब इसको आप वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस वी हमें नहीं पता है, हम वी स्क्वायर लिख देंगे। सी हमें पता है, सी अभी हम सी स्क्वायर ही लिख देते हैं, बाद में मैं लास्ट में वैल्यू पुट कर दूँगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 50/70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/7। अब आप बताइए इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर पा रहे होगे, कुछ अटक रहा होगा, अब आगे कैसे सॉल्व करें, इधर से क्या इधर लेकर आए, स्क्वायर रूट दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, मैं आपको सब कुछ लिख रही हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, बाकी एग्जाम में अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। अगर आप स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड्स पे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब हम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस का साइन, इस वन को इधर ले आते हैं, इस वन को हम इधर ले आते हैं। अब जब इस वन को इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25/49 माइनस 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखो मैं आपको बता रही हूँ तो देखने में आपको लग रहा होगा अरे मैम इतना लंबा कैलकुलेशन ये सब, लेकिन जब खुद करोगे तो इतना लंबा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, बस वो देखने में लग रहा है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -49 अपॉन में 49। अब इसको सॉल्व करें, इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 24/49, और यहाँ पे साथ में माइनस का साइन, क्योंकि आपका 49 बड़ा है ना तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इधर से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 24/49 इंटू ये सी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एक सेकेंड। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो चलिए सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 24/49 इंटू 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁸। यू कैन राइट इट डायरेक्टली स्क्वायर और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, मैंने वैल्यूज पुट करके इस तरह से लिख दिया है। अब आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे कुछ कट कर सकते हैं तो कट कर दीजिए, नहीं कट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्टली ऐसे करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है ना गाइस, क्वेश्चन अभी आप इसको लिखिए 24 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10⁻16 अपॉन में 49 इक्वल्स टू वी स्क्वायर है, ये हमें सिर्फ वी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे स्क्वायर रूट, कट मत कीजिए, कुछ सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो आधी ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही हट जाएंगी। वी आ गया आपका 24 को आप अगर
ब्रेक करके स्क्वायर रूट के टर्म्स में लिखेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, हम यहाँ से, ये हमारे कॉमन है तो यहाँ से एक ले लेते हैं 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आप 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, 16 आया था इन दोनों को ऐड करके, यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर 8, मल्टीप्लाई बाय ये 24 है, इसकी आ जाएगा स्क्वायर रूट में, डिवाइड बाय 49 का स्क्वायर रूट 7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 24 को अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका 6, 4, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा और यहाँ से आएगा आपका 3 इंटू 2, तो आपको 6 ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप उसको आगे और ज़्यादा आप जितना चाहें सॉल्व करके लिख सकते हैं। 6 यहाँ से 2 निकाल लिया ना मैंने, 24 की जगह 2 इंटू 6 पुट कर दिया मैंने, 4 इंटू 6, और फिर इसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल के 2 आ गया, 6 की जगह 6 ही रहा, इंटू 10 टू द पावर 8/7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आपको ये देखने में अजीब लग रहा होगा कि मैडम ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है, हमने तो अभी तक कैसे पढ़ा है। वो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, सब कुछ कट पिट करेंगे ना, तो आपको उस तरह से भी आ जाएगा वैल्यू। एक चीज़ ये देखिए, हमारा 10 टू द पावर 8 की ही फॉर्म में आया, हमारा आंसर अलग नहीं हुआ, क्योंकि हमारी स्पीड ऑफ लाइट इसी 10 टू द पावर 8 ही रहती है उसकी पावर। ओके, और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ना कि इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज़ अपने पास से 50 और 70 डाल दी थी, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए सिर्फ। बाकी हो सकता है एग्जाम में आपको वो इस तरह की वैल्यूज़ देगा जो ऊपर नीचे आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगी। और सिंस अभी मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करती, फिर चेक करती, फिर वैल्यूज़ उसमें पुट करके चेक करती, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता, इसलिए मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए इस तरह की वैल्यूज़ ले ली। अब बाकी, और आप डरेंगे भी नहीं ना इस तरह की, अब आपने प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चन। अब ईजी आएगा तो ईजी तो आप इजीली कर ही लेंगे, टफ आ जाएगा तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 थे। अब मूव करती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले गाइस, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 डैश में इसका नाम दे देती हूँ। इसमें बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप खुद ही ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 डैश नहीं, मैं यहाँ देती हूँ आपको कुछ क्वेश्चन नंबर, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है गाइस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a mass of rocket is 100 kg, was observed from Earth as 150 kg. What is the velocity of rocket? ठीक है, एक क्वेश्चन और, a watch in rocket shows the time 9 AM, was observed from Earth showing time as, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कितना टाइम है आपका, when the velocity of rocket is 6 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। अभी मैं चलती हूँ आपके इधर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, कैलकुलेट द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट द रेस्ट पोजीशन। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालना है। अगर आपको याद हो तो मैंने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें हमारा था मार m इंटू वी। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है मोमेंटम निकालने का। आप लोग को याद होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो चैप्टर था, ड्यूअल नेचर वाला, उसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाया था। अब अगर आपका रिलेटिविस्टिक मास है, रिलेटिविस्टिक, अगर आपको रिलेटिविस्टिक के कॉन्सेप्ट में जाना है यहाँ पर, इसका मतलब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है लॉरेंस फैक्टर। एंड एक चीज़ मैंने और क्या बताई है, अगर आपको रेस्ट मास की बात कर दी गई है, ठीक है,
एंड क्वेश्चन में हमारा है नॉर्मल मास m। अब नॉर्मल मास हमारा रिलेटिविस्टिक रेस्ट मास के फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, m इक्वल्स टू एम डैश अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये होता है ना, वी सी याद होगा, मैंने याद करवाया था। तो हम मास की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब क्यों पुट कर रहे हैं हम ये वाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है रेस्ट मास, क्योंकि हमारा जो मास है वो हमारा रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ये दिया है आपका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालना है। इसका मतलब आपको रेस्ट मास का यूज़ करना पड़ेगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालने के लिए। और साथ में एक चीज़ क्या दिया है कि हमारा जो मास है वो हमारा रेस्ट की पोजीशन पर है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये v तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपका जो मास है वो आपका कैसा है, वो रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन पर होने का क्या मतलब हो गया कि ये आपका मूव नहीं कर रहा है, डोंट मूव। ठीक है, नॉट मूविंग लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी, नॉट मूविंग। ठीक है, अब अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो वेलोसिटी 0 हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, m डैश अंडर रूट 1 माइनस 0 बाई सी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू 0। अब कोई भी टर्म को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर इज 0। तो आपका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कितना आ गया, 0। ठीक है, दिस इज द आंसर। अच्छा, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर ATC में आए हैं। एक दो क्वेश्चन इनमें से शायद मैंने आपको जो शीट प्रोवाइड करवाई थी उसमें भी दिए थे, और बाकी कुछ अलग क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगे मुझे, और थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी करवाने के लिए मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में हमें क्या कहा है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ रॉड। हमारी एक रॉड है, उसमें हमारा कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है इस स्पीड से मूव कर रही है। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम सबसे पहले तो लिखते हैं कहानी। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक सेकेंड, 4 अब हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन में हमें कहानी क्या क्या गिवन है। हमें सबसे पहले गिवन है वेलोसिटी, हमें सबसे पहले वेलोसिटी गिवन है। तो चलिए अभी हम वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और साथ में अब हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। मतलब हमारा जो लेंथ है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसको निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा, नीचे हम लिखेंगे हमारी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। ओरिजिनल लेंथ हमारी कौन सी होती है, जो हमारी एक एस डैश फ्रेम में है। एंड हमारी अगर हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारी कितनी है, मतलब यहाँ पर हमारा, अगर हम सपोज यहाँ से देख रहे हैं, अगर हमारी ओरिजिनल थी ये 1 मीटर की और हमने अर्थ से देखा हमें ये 0.8 मीटर की दिखी, तो इसके बीच में ये जो चेंज है, ठीक है, ये चेंज आएगा हमारा, ये चेंज हमारा बताता है कि हमारा एक्चुअल में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0.8 की दिख रही है, अगर हमारा 0.2 का कॉन्ट्रैक्शन हमें दिख रहा है, तो हम इसमें फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एल डैश माइनस एल। और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, 100। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एल डैश इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एल अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एल डैश को इधर ला सकते हैं नीचे और इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू एल अपॉन में एल डैश। अब वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वायर की, तो आएगा आपका 1 माइनस 2.4 इंटू 10⁸ मल्टी, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2.4 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸। ओके, अब इसमें अगर आप कट करेंगे तो आप इजीली कट कर सकते हैं, 10⁸ ये आपस में कट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 3 से गया 1 जा, एंड 3.8 सॉरी 0.6 3 सही तो लिखा था, 3 8 जो 24 होता है ना, तो यहाँ पर पॉइंट भी है साथ में, तो 3.8 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी आप कट करेंगे तो साथ में 0.8 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस
0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। इसको आप लिख सकते हैं, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.36 अंडर रूट में। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, अगर आप ऐसे नहीं निकाल, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो 0.6, ठीक है, लिख सकते हो ना। अब आप इसको यहाँ पे पुट करके देखिए, 0.6 इक्वल्स टू L अपॉन में L डैश, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपका, ये हो गया 0.6 और नीचे आपका यहाँ पर डिवाइड में 1 होगा कहीं भी। तो चलिए हम मान लेते हैं L डैश हमारा 1 है और ये हमारा 0.6 है। एंड मैंने आपको निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, कोई भी चीज़ का ये होता है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन निकालना है या डिफरेंस निकालना है या चेंज इन परसेंटेज निकालना है। अभी हमने परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, जब उसको पढ़ेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, L डैश की जगह 1 माइनस L की जगह 0.6 डिवाइड बाय L डैश की जगह आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 40%, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको एक रिपीट करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या करवाया है और क्या बताना चाह रही थी, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इसमें हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखते हैं, द स्पेसक्राफ्ट 500 मीटर लॉन्ग, एक स्पेसक्राफ्ट है जो 500 मीटर लॉन्ग है, ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड से, 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो भी स्पीड ऑफ लाइट है उसकी 60% से ट्रैवल कर रहा है, हमें गामा निकालना है। अच्छा, अब सवाल आता है गामा क्या होता है, गामा इज दिस। तो मैंने आपको जब पढ़ा रही थी ये वाला चैप्टर, तब मैंने आपको एक टर्म बताया था लॉरेंट्ज फैक्टर, अगर आपको याद हो तो। लॉरेंट्ज फैक्टर को ही हम गामा भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली गामा नहीं बोलते, उसको गामा से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वही चीज़ पूछ ली गई है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अपना, 6 7 जो भी है देख लीजिएगा, नंबरिंग आप 6 डाल देती हूँ। स्पेस हमारा कितना मीटर लॉन्ग है, हमारा एल डैश 500 मीटर, ओरिजिनल एल डैश होता है ना, ठीक है। किस स्पीड से चल रहा है, v इसकी कितनी है, 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये है। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से लिख सकते हैं। परसेंटेज को यहाँ से हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 60/100, परसेंट का साइन हटाते हैं तो 1/100 हो जाता है, इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.6c, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। इसको देख के आपको कुछ टर्म याद आ रहा होगा कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है 0.8c 0.6c, तो वो बेसिकली यही होता है कि वो इसका इतना परसेंट है। चलिए, अब आपको क्या निकालना है, लॉरेंट्ज फैक्टर। अब आप में से शायद कुछ लोगों को लॉरेंट्ज फैक्टर का फॉर्मूला याद होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से, √1 माइनस v² बाई c², दिस इज। इसमें आपको लेंथ का नीड ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। चलिए बस हो गया, अब डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं, 1 माइनस 0.6c का स्क्वायर अपॉन में c², इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस 0.6c इंटू 0.6c, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाय c²। ये आपका c² इस c से और इस c से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके √1 माइनस 0.36, यहाँ माइनस करोगे तो √0.64 एंड फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 0.8। तो आपका लॉरेंट्ज फैक्टर कितना आ गया इसमें, 0.8। ओके, सो दिस इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था ये तो, बहुत काफ़ी सिंपल सा था, बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो कुछ है ही नहीं फिर इस क्वेश्चन में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन क्या है, 80% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोटोन। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी को क्या कहा गया है, 80% ऑफ द टोटल एनर्जी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का था क्या, ये हाईलाइट हो गया, पता नहीं। अच्छा, ये समवेयर लिटिल बिट ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 1, मगर फिर भी मैं आप इसको एक बार होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ टफ है। काइनेटिक एनर्जी की जगह सिर्फ आपको 80% पुट करना है और उसके बाद नॉर्मल सा सॉल्व करना है, ठीक है। मैं सॉल्व करके दे दूँ क्या, तो
चलिए कर ही देती हूँ। चलिए एक बार आप ना इसको ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी वाला, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एम क्या है, एम सी माइनस एम डैश सी स्क्वायर, ये वाला था ना, इसमें यहाँ पर 80% पुट करना है आपको, और यहाँ पर फिर एम की जगह एम को इसको रेस्ट मास के फॉर्म में लिखना है, एम डैश अपॉन में अंडर अपॉन में लॉरेंस फैक्टर वाला फॉर्मूला, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है टर्म्स को आगे पीछे करके थोड़ा सा आपको, और लास्ट में आप रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन होता है उसको पुट कर दोगे 1.67 इंटू 10⁻⁷ समथिंग कुछ रहता है, आप उसको पुट कर दोगे और आपका इजीली वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। मैं रेस कर रही हूँ इसको, ट्राई करना इस क्वेश्चन को आप खुद, अगर नहीं होगा तो फिर एक दो होमवर्क क्वेश्चन मैंने और दिया आपको, और एक ये वाला हो जाएगा, 3 होमवर्क क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपको करवा दूँगी नेक्स्ट क्लास में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग, स्पीड निकालनी है आपको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जिसकी टोटल एनर्जी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या करना है, इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही होगी शायद। पढ़ के देखिए क्वेश्चन हमारा, मतलब पॉज कर लीजिए वीडियो को और पढ़ लीजिए। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, स्पीड पूछी है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने v से डिनोट किया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। गिवन क्या है आपको, टोटल एनर्जी, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग टोटल एनर्जी आपको 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको ये निकालना है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सा जो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, बस उसी पे ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन को देने का रीज़न यहाँ ये था, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यहाँ पेपर में डालने का रीज़न ये था इसको, ताकि आप लोग को समझ में आए कि हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है रिलेटिविटी के और बाकी दूसरे क्वेश्चंस में। सिर्फ आपको यहाँ पर वी निकालना है, सिंपल सा, कुछ आपको ऐसा नहीं है 2 स्पीड दिए हैं, अपरेंट लेंथ, अपरेंट मास, इस तरह का कोई टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको सिंपल से जो अपने नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं आपको वही यूज़ करने होते हैं। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ही होता है शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, v स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ ऊपर ले आएंगे 2 इंटू 2, और ये यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 v स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अब अंडर रूट ले सकते हैं, अंडर रूट लेंगे तो ऊपर रह जाएगा आपका 2 अपॉन में 9.1 का आप देखेंगे, अगर सिर्फ 9 का हम देखें हैं तो ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻31 है, इसका ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, तो हमारा यहाँ 10⁻⁻15 आ जाएगा। इस 15 को ऊपर ला सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 10⁻15। ठीक है, बाकी अगर आप इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.667, तो 0.6766 लिख दीजिए, चलो 67 इंटू 10⁻15। अब डिपेंड आपको वेलोसिटी का किस फॉर्म में दिया है। ठीक है, इसको हो सकता है आपको कन्वर्ट भी करना पड़ जाए, कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है मीटर पर सेकेंड, वैसे आपको आंसर ये दे रखा होगा, बाकी अगर कुछ और दे रखा होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, देगा नहीं वैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा समझ में। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये 10th हमने किया, ये 10th किया आपने, यस 10th क्वेश्चन नंबर था, हो गया। 10th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, इजी था, सिंपल था, कुछ टफ नहीं है इसमें। लेट मी रेज द बोर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th में आपसे क्या कहा जा रहा है, द स्पीड ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग टोटल एनर्जी ट्वाइस द मास ऑफ एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर टेस्ट। ओके, ये खत्म हो गए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, है ना, खुश हो गए होंगे आप लोग। हाँ यार, इसके ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं थे क्योंकि वही चीज़ें बस वैल्यूज़ चेंज करके बना सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी क्वेश्चन आपको लेंथ का दे दिया, मास और टाइम का मैंने होमवर्क में दे दिया, एक लॉरेंस फैक्टर का क्वेश्चन भी दे दिया, बाकी कुछ इधर उधर थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन थे वो भी कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11th अगर हम देखते हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है, स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग द टोटल एनर्जी ट्वाइस द मास ऑफ द एनर्जी एट द रेस्ट। ओके, कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है। ठीक है, उस वक्त उसकी जो एनर्जी है वो आपकी ट्वाइस है किसके, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट पे है। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि आपका मास हो गया, हम ये वाला मास कंसीडर करेंगे, इसकी एनर्जी, एंड रेस्ट वाला कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन हमारा, जो m डैश वाला होता है, इसकी एनर्जी।
ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी अब आपको पता है मास का फॉर्मूला ये है, डैश लगा देते हैं, √1 - v²/c²। तो अगर आप इन दोनों जगह पर हम c² का मल्टीप्लाई कर देते हैं, m'(c²) √1 - v²/c², इसकी जगह हम एनर्जी पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम एनर्जी पुट कर सकते हैं, और इसकी जगह हम रेस्ट मास की एनर्जी पुट कर सकते हैं, अपॉन में √1 - v²/c² लिख सकते हैं हम। तो अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एनर्जी हमारी क्या है, ट्वाइस ऑफ दिस है। तो हम इस एनर्जी की जगह 2E' पुट कर सकते हैं। चलिए पुट कर देते हैं, 2E' इक्वल्स टू E' अपॉन में √1 - v²/c²। ओके, E' कॉमन है, इसको कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये वाला जो टर्म है पूरा, इसे हम ऊपर ले आएंगे, √1 - v²/c² इक्वल्स टू, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/√2। ठीक है, एक सेकेंड, निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में, ये भी हैंग कर गया क्या, क्वेश्चन में निकालना है द स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग, अच्छा स्पीड ही निकालनी है हमें, स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, जिसकी टोटल एनर्जी ट्वाइस है मास एनर्जी जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे। चलिए स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड मतलब ये है v, ये निकालना है हमें, ये v निकालना है हमें। इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, चाहे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं लेकिन फिर भी बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमारा स्क्वायर हमें समझ नहीं आ रहा, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स पे तो हमारा इधर क्या आ जाएगा, 1 - v²/c², और यहाँ आ जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस 1 को हम यहाँ से उठाकर इधर ला सकते हैं, इधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा, तो -v²/c² इक्वल्स टू 1/4 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा v²/c², माइनस का साइन इक्वल्स टू -3/4। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, आपका क्या आ गया, v²/c² इक्वल्स टू 3/4। यहाँ तक क्लियर। अब हमें पता है कि जो हमारा c है, इस c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर हम इसे अभी पुट नहीं करेंगे, अभी हम इसको यहाँ इधर ले जाएंगे, या इधर ले जाने से पहले आप अभी भी क्या कर सकते हो, इस टर्म का स्क्वायर रूट कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर आप यहाँ कर दोगे इसका तो आ जाएगा आपका v/c इक्वल्स टू √3/4। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। सेकेंड, क्या आ गया था हमारा, v/c इक्वल्स टू √3/4, ये आ गया था। इस c को हम इधर ला सकते हैं, v इक्वल्स टू √3/4 इंटू 3 × 10⁸। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपका ये कितना आ जाएगा, इसको 3√3 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे भी आपका अपॉन में आया आंसर, कोई डायरेक्ट नहीं आया सॉल्व करके। रीज़न इज़ दैट ना, उसका सिंपल सा कि वैल्यूज़ अपने आप ली हुई होती है ना जब, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अभी अगर इसकी जगह हम ट्वाइस की जगह थ्राइस ले लेते तो शायद कुछ और आता। चेक करें, अगर हमारा ट्वाइस की जगह थ्राइस होती, जो मास है वो ट्वाइस नहीं है, वो थ्राइस है। यहाँ क्वेश्चन में ये जो आपका टर्म लिखा है ना ट्वाइस, अगर सपोज इस ट्वाइस की जगह मैं यहाँ पर कर देती हूँ थ्राइस, तो आपका क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा, हमारा क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले हमारा यहाँ चेंज होगा, ये ट्वाइस वाला समझ में आ गया ना, थ्राइस वाला देखो 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स हो गया। अब ये 3 टाइम्स होगा तो आपका सबसे पहले यहाँ पर ये 3 टाइम्स होगा, इसकी जगह हम 3 लिखेंगे ना, ई डैश की जगह ये 2E' लिख रहे थे, अब 3E' लिखेंगे। ई डैश कैंसिल, यहाँ नीचे आ जाएगा आपका 3, ये 3 उठ के नीचे आ गया था। अब जब आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, अब जब आपने यहाँ माइनस करा तो आ जाएगा आपका माइनस के बाद -8/9। ठीक, ये भी अगेन आपका आ जाएगा 8/9, फिर ये √8/9।
अच्छा गाइस, पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक गलती कर रही थी। मैं यहाँ पर ये √4 आ रहा था ना, इस अंडर रूट, यहाँ पे ये √4 है ना, ये √4 है ना, इसको √4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, तो 3/2 √3, उसके बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 1.5 √3। फिर √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर सकते हैं। खैर अभी हम ये वाला देख रहे हैं, तो इसको जब हमने किया इतना, उसके बाद इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो v = 8 का आ जाएगा 2√2, 9 का 3 बन जाएगा, इंटू ये c इधर चला जाएगा, उसका आ जाएगा 3 × 10⁸। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहें एग्जाम में अगर रिक्वायर्ड है तो √2 की जगह 1.4 पुट कर सकते हैं और उसके आगे सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द ऑप्शन आर गिवन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व कर रही हूँ मैं? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 फॉर्मूला है, उनके बेसिस पे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका ATC का एग्जाम का क्वेश्चन है और ये मैंने आपको शायद जो 42 क्वेश्चंस की वर्कशीट दिया ना, उसमें मैंने दिया भी है क्वेश्चन आपको। इसमें क्या किया मैंने आपको, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड इतना, ठीक है, रेस्ट मास इतना है, आपको रिलेटिविस्टिक मास निकालना है, रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन आपको ये गिवन है, ये गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, m = m डैश √1 - v²/c² होता है। ठीक है, m डैश आपका क्या होता है, रेस्ट मास होता है, इसको यहाँ पुट कर दो 1.67 × 10⁻⁻27। ये रिलेटिविस्टिक मास आपको निकालना है। अंडर रूट यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो सारी, 1 - 2.4 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 2.4 × 10⁸ अपॉन में 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁸। ठीक है, अब इसमें अगर आप कैंसिल करेंगे तो देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.8, और ये इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हाँ बताऊँ, मैं आगे बता देती हूँ गाइस। यहाँ पे इसको आपने सॉल्व करा तो ये आपको 0.8 और 0.8 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0.64। इसके आगे का ना मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, इक्वल्स टू कितना आ रहा था आपका 1.67 × 10⁻27 अपॉन में आ रहा था √1 - 0.64। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.67 × 10⁻27 अपॉन में ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा √0.36। स्क्वायर रूट लेंगे 1.67 × 10⁻27, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6। अब आप इससे कैंसिल आउट करके देख लीजिए और आपका अराउंड आंसर आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, 0.247 हो गया ना, तो 0.27 × 10⁻27। बाकी ये शायद आपको एग्जाम में इस तरह से गिवन होगा। मार्क्स निकालना है ना तो केजी में होगा, तो ये ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे किया मैंने वाला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है, कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, सेम इसमें भी आपको मास ऑफ द रॉकेट ये गिवन है, ऑब्जर्व इतने ये वाला कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका m डैश, ये आपका हो गया m। ठीक है, और आपको वेलोसिटी निकालनी है, मतलब v निकालनी है। स्पीड ऑफ द लाइट c आपको पता है कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में हल्का सा एक ट्रिक लगना है, हल्का सा एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन और मैंने आपको होमवर्क में दिया है, कहाँ गया ये वाला होमवर्क क्वेश्चन। ये दो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि आप कितना इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस पे ट्राई दीजिएगा और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चंस को बताऊंगी कि कैसे करना है। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपका जो लेक्चर है आज इसका रिलेटिविटी का ये कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, अच्छा एक सेकेंड, ये अटक गया क्या? ठीक है गाइस, जब तक ये अटका हुआ है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चल गया, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ गाइस लाइक तो एटलीस्ट वीडियो को करिए ना, वरना मोटिवेशन नहीं मिलता है यार। 4 लाइक आते हैं वीडियो पे तो ऐसा लगता है कि यार क्या मैं क्यों पढ़ा रही हूँ बच्चों को, अगर पढ़ना ही नहीं है तो, और पढ़ना है तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो उसको। तो खैर ये अपना, मैं ये बताना था अभी मुझे। इसके बाद हमारा यहाँ तक मॉडर्न फिजिक्स आज कंप्लीट हो गया है मेरे एंड से, ठीक है। आपको सिर्फ 42 क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है क्वेश्चंस की, आप लोगों में से कई लोगों ने अब तक तो ट्राई कर लिए होंगे, ज़्यादातर सबने मुझे लगता है। इसके सॉल्यूशन मुझे आपको देने हैं, वो मुझे याद है, वो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि 42 क्वेश्चन है ना, इनका एक साथ प्रोवाइड करवाने में थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाता है, फिर या तो पार्ट्स में ही प्रोवाइड करवा पाऊँगी, इकट्ठा ना बहुत लंबा वीडियो चला जा रहा है, हो जाएगा इसका। तो ये आप को मैं करवा दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा एक दो चीज़ें और रह गई हैं, लाइक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का आपका क्वेश्चन आया है कि इसने क्या था, इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट मिला। एक क्रम्पटन इफेक्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ये आपको पढ़ाना रह गया, इसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। ये दो, और इसी तरह के एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और रह गए हैं, मतलब टॉपिक नहीं बोलूँगी मैं, कंप्लीट टॉपिक कुछ ऐसा बड़ा नहीं रह गया है, बस 2-4 छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए रह गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो सब हो जाएगा। एंड मॉडर्न फिजिक्स इसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी, रिलेटिविटी भी आज आपको करा दिया। और अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक, जितने भी मैंने आपके कमेंट्स देखे, मैंने आपसे कई बार पूछा है, काफ़ी दिनों से पूछ रही हूँ, जितने भी कमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से जो टॉपिक फाइनल हुआ है वो है वेव ऑप्टिक्स, ओके। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो, वो आएगा वेव ऑप्टिक्स पे, तो गेट रेडी फॉर द वेव ऑप्टिक्स। हम पहले इसकी जैसे हमेशा से पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देन इन होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस होंगे, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर टाइम बचेगा तो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। और अच्छा, रिलेटिविटी में हो सकता है आप लोग में से कुछ बोलें कि मैम इसके ज़्यादा आपने और क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाइए, अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, मैं 2-4 क्वेश्चन आप प्रोवाइड करवा दूँगी। एक्चुअली क्वेश्चन क्या प्रोवाइड करवाना है, ये जो मैंने आपको जो 12 क्वेश्चन करवाया ना, आपके क्वेश्चन इन्हीं के आसपास रहने वाले हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। उसमें भी अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना, ये वाला, ये चेंज इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ दे सकता है, या चेंज इन टाइम डिलेशन दे सकता है, परसेंटेज ऑफ टाइम डिले दे सकता है आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ की जगह, या यहाँ पर आपको लेंथ दिया है इसकी जगह मास एंड टाइम दे सकता है, जैसे मैंने भी आपको करवाया है। तो बस यही आपके जो 3-4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बिल्कुल एंड में वो फॉर्मूलाज बताए हैं, ठीक है, उनको एक बार आप देख लेना, उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपको वैल्यू चेंज कर करके अगर क्वेश्चंस चाहिए तो ठीक है, वो देख लूँगी, प्रोवाइड करवा दूँगी पॉसिबल रहा तो, अदरवाइज आपकी यही 12 क्वेश्चंस है ना, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएंगे आपके रिलेटिविटी के क्वेश्चन। 8 फॉर्मूला शायद मैंने आपको लिखवाए थे, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द रिलेटिविटी, सिर्फ 8 ही फॉर्मूलाज थे। उन 8 फॉर्मूला की बेसिस पे मैंने आज आपको 12 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। अब आप इनको ना अच्छे से कर लीजिए, मतलब घोट के पी जाइए, आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं 100%, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी आप लोग तैयारी जैसे कर रहे हैं करते रहिए, इतनी मेहनत करिए। एंड मैथ्स का मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन वाला पोर्शन हो गया है कंप्लीट मेरी एंड से, तो आप में से कई लोगों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। मैथ्स का जो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं आपको कवर करवाऊंगी, मैं शायद आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ बता भी चुकी हूँ, मैथ्स का जो लेक्चर था उसमें, कि मैथ्स का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हेडेक वाला चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाकी तो हो ही जाएगा सब, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा, तो इसको अब आपका हो सकता है आज भी आ सकती है वीडियो, वरना तो फिर कल तो डेफिनेटली आएगी, तो इसको ट्राई कीजिएगा। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाकी कोई और हेल्प है चाहिए आपको तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।